हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। मेरा नाम शिवांगी जैन है। मैं पॉलिटिकल लेक्चर्स ले रही हूँ और आज हम यूनियन लेजिस्लेचर पढ़ेंगे। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में कौन कौन लोग होते हैं? लोकसभा होती है, राज्यसभा होती है और प्रेसिडेंट भी होते हैं। ऑल्दो ही इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बट ही इज़ अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। क्यों? क्योंकि कोई भी बिल बिना प्रेसिडेंट के साइन किए हुए एक्ट नहीं बन सकता। तो प्रेसिडेंट जो होते हैं पार्लियामेंट का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। ही इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। हाउस ऑफ पीपल को हम लोकसभा भी बोलते हैं और लोअर हाउस भी बोलते हैं। इसका कंपोजिशन कैसा होता है? मैक्सिमम 552 मेंबर्स हो सकते हैं, बट प्रेजेंट में टोटल जो स्ट्रेंथ है वो कितनी है? 543। तो जब भी कोई मेजॉरिटी हम कैलकुलेट करते हैं तो हम वो 543 को लेते हैं, 552 को नहीं लेते हैं। स्टेट एंड ड्यूटी। जो इलेक्शन होता है वो डायरेक्ट इलेक्शन होता है, सिटीजन्स वोट करते हैं, ईवीएम मशीन यूज़ होती है और सीक्रेट बैलेट होता है। और इसमें ना फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम ये लोकसभा के चुनाव के लिए और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए यूज़ होता है। इसमें क्या करना पड़ता है कि यहाँ पे एक कोटा सिस्टम नहीं चलता है। यहाँ पे अगर 4 लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं, जिसके भी मैक्सिमम हाईएस्ट वोट आएंगे वो विनर हो जाएगा। और तो डायरेक्ट इलेक्शन होता है यूटीज़ में भी और स्टेट में भी। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, मतलब कि जितने भी एडल्ट हैं वो सारे अवेलेबल हैं वोट करने के लिए, जो भी एडल्ट सिटीज़न हैं। वोटिंग एज क्या है? 18। पहले कितनी थी? 21। इन 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1988 में इसको 18 साल कर दिया गया है। नॉमिनेटेड members, the president can nominate 2 members from the Anglo-Indian community। अगर एंग्लो इंडियन की ज़्यादा पॉपुलेशन है और उनको रिप्रेजेंट नहीं किया जा रहा प्रॉपरली लोकसभा में, तो प्रेसिडेंट 2 मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकते हैं आर्टिकल 331 में के अकॉर्डिंग। बट अभी इसको ख़त्म कर दिया है। इट वॉज ऑपरेशनलाइज तो वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इसको बहुत आगे तक खींचा बट एक्सटेंडेड टिल 2020 बाय द 95th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2009। 2009 में इसको आखिरी बार एक्सटेंड किया गया था टिल 2020, लेकिन अब इसको ख़त्म कर दिया गया है। रिजर्वेशन फॉर एसटी एंड एससी। आर्टिकल 330 बोलता है कि लोकसभा में एसटी और एसटी के लिए रिजर्वेशन है बट राज्यसभा में नहीं है। ये आर्टिकल 330 नहीं बोलता है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 330 देयर इज अ रिजर्वेशन फॉर एससी एंड एसटी इन लोकसभा ओनली। याद रखना, लोकसभा में, राज्यसभा में नहीं है। Allocation of seat for ST and ST in the Lok Sabha are made on the basis of population of ST and ST in the state concerned to that of the total population। ये जो सीट होगी ये स्टेट टू स्टेट वेरी करेगी। अगर किसी राज्य में ज़्यादा पॉपुलेशन है तो उसको ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, ज़्यादा सीट होंगी। और इसको अंडर 104th अमेंडमेंट एक्ट 2019 इसको ना बढ़ा दिया है अंटिल 2030। तो एससी और एसटी का लोकसभा में कब तक रिजर्वेशन रहेगा? 2030 तक। और ये 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019 के से बढ़ा दिया है। अब बात करते हैं राज्यसभा की। और जो एक और बात, जो एमपी होते हैं लोकसभा के वो कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करते हैं, जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। वहीं राज्यसभा के जो एमपी होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं एंटायर स्टेट को। राज्यसभा को हम क्या बोलते हैं? काउंसिल ऑफ स्टेट एंड अपर हाउस। इसमें कंपोजिशन देखते हैं। मैक्सिमम 250 एमपी हो सकते हैं राज्यसभा में, बट एट प्रेजेंट अभी टोटल मेंबरशिप कितनी है? 245। स्टेट एंड ड्यूटी, इसमें इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। जैसे इनडायरेक्ट इलेक्शन प्रेसिडेंट का होता है, वाइस प्रेसिडेंट का होता है, वैसे ही राज्यसभा का भी इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। इसमें भी कोटा सिस्टम चलता है। प्रेसिडेंट में भी कोटा सिस्टम चलता था, वाइस प्रेसिडेंट में भी कोटा सिस्टम चलता था। लेकिन लोकसभा के चुनाव में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम चलता है, वहाँ पे कोटा सिस्टम नहीं चलता है। राज्यसभा में कोटा सिस्टम चलता है। और यहाँ पे वोट कौन करता है? इनडायरेक्ट इलेक्शन क्यों बोला है? क्योंकि यहाँ पे एमएलए वोट करते हैं। कौन से एमएलए? जो इलेक्टेड है, नॉमिनेटेड मेंबर नहीं वोट करते। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एमएलए वोट करते हैं, इसलिए इसको इनडायरेक्ट इलेक्शन भी बोला गया है। अब शेड्यूल 4 में
जो भी एलोकेशन ऑफ सीट्स हैं इन दी काउंसिल ऑफ स्टेट की एक स्टेट से कितनी सीट्स राज्यसभा में कितने एमपी जाएंगे, ये कहाँ पे लिखा है? शेड्यूल 4 में लिखा है। जैसे आंध्र प्रदेश से 11, तेलंगाना से 7, ऐसे। नॉमिनेटेड मेंबर्स, प्रेसिडेंट राज्यसभा में कितने मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकते हैं? 12। लोकसभा में ख़त्म हो गया है, लेकिन राज्यसभा में अभी भी कर सकते हैं 12 मेंबर्स को। फ्रॉम हु हैव स्पेशल नॉलेज और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन, जिसके पास स्पेशल नॉलेज है और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, किसमें? आर्ट में, लिटरेचर में, साइंस में एंड सोशल सर्विस में। डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसी, जो भी कॉन्स्टिट्यूंसी होती हैं, जैसे मैंने बताया कि लोकसभा में छोटी छोटी कॉन्स्टिट्यूंसी होती हैं, फिर हर कॉन्स्टिट्यूंसी में एक एमपी होते हैं। तो ये कॉन्स्टिट्यूंसी बनाता कौन है? कौन डिसाइड करता है कि किस राज्य में कौन सी कितनी कॉन्स्टिट्यूंसी होंगी? ये डिलिमिटेशन कमीशन करते हैं। तो डिलिमिटेशन इज़ द एक्ट ऑफ रीड्रॉइंग बाउंड्रीज ऑफ लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव सीट्स टू रिप्रेजेंट चेंजेस इन द पॉपुलेशन, कि पॉपुलेशन के हिसाब से वो चेंज करते रहते हैं। Currently, the representation of state in parliament is fixed with respect to 1971 सेंसस। अभी जो डिलिमिटेशन कमीशन वो पॉपुलेशन के बेस पे कॉन्स्टिट्यूंसी डिवाइड करते हैं, बट जो पॉपुलेशन अभी इन्होंने ली है वो 1971 के सेंसस पे फिक्स्ड है। क्यों फिक्स्ड है? क्योंकि हमारे देश में चल रहा है कि पॉपुलेशन कंट्रोल करो, तो अगर पॉपुलेशन कंट्रोल करेंगे तो एमपी की सीट लोकसभा राज्यसभा में लोकसभा में कम जाएंगी। तो उनसे बोला कि स्टेट टू स्टेट कि आप पॉपुलेशन कंट्रोल करिए, आपकी सीट अभी फिक्स कर दी है 1971 की सेंसस। डिलिमिटेशन कमीशन को हम बाउंड्री कमीशन भी बोलते हैं। इसमें कितने मेंबर्स होते हैं? इसमें रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और रिस्पेक्टिव स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। मतलब कि अगर मध्य प्रदेश में करना है तो मध्य प्रदेश के स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होंगे, यूपी में करना है तो यूपी के स्टेट इलेक्शन कमीशन होंगे, ऐसा। ये इंडिपेंडेंट बॉडी होती है। इनके चैलेंज को कोर्ट में आप चैलेंज नहीं कर सकते हैं। द ऑर्डर आर लेड बिफोर द लोकसभा एंड द रिस्पेक्टिव स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। जो लोकसभा होते हैं और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं, इनमें जो क्या बोलते हैं, इनकी लोकसभा में और विधानसभा में इसको टेबल तो करते हैं, लेकिन उस पर डिस्कशन भी कर सकते हैं, बट इसमें मॉडिफिकेशन आर नॉट परमिटेड। एक बार उन्होंने जो ऑर्डर दे दिया वो फाइनल होता है। सॉरी। प्रीलिम्स 2012 का क्वेश्चन देखते हैं। विथ रेफरेंस टू डिलिमिटेशन कमीशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द ऑर्डर ऑफ द डिलिमिटेशन कमीशन कैन नॉट बी चैलेंज इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। ट्रू, ये सही है। When the order of the delimitation commission are laid before the Lok Sabha or state legislative assembly, they cannot effect any modification in the order. Correct, ये भी सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट, अगर आपको एमपी बनना है पार्लियामेंट में तो क्या आपको सिटीजन होना चाहिए, आपको ओथ लेनी पड़ेगी और एज होनी चाहिए लोकसभा में 25 एंड अबो और राज्यसभा में 30 और एवो, और आपका नाम होना चाहिए किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी की इलेक्टोरल रोल में, मतलब कि वोटर लिस्ट में आपका नाम होना चाहिए, तो आप मेंबरशिप के लिए एलिजिबल हैं। डिस्क्वालिफिकेशन क्या होती है मेंबरशिप की? आर्टिकल 102 में एमपी की डिस्क्वालिफिकेशन की बात की हुई है और आर्टिकल 191 में एमएलए और एमएलसी की डिस्क्वालिफिकेशन की बात की हुई है। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ये 4 ग्राउंड प्लस ये 4 ग्राउंड है, और जो और एक्स्ट्रा है वो रिप्रेजेंटेशन एक्ट, पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 में दी गई हैं। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होल्ड होना चाहिए, मतलब कि कोई गवर्नमेंट के अंदर कोई भी जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है वो होल्ड किए बैठे हैं तो वो नहीं होना चाहिए। अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए कि ये पागल है, आपके कहने से पागल नहीं हो। कोर्ट जब किसी व्यक्ति को अनसाउंड माइंड डिक्लेयर करता है तो उसको काउंट किया जाता है। आपने अगर बोला कि ये पागल है तो वो नहीं काउंट किया जाता। अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट होना चाहिए, बैंकक्रप्ट नहीं होना चाहिए, कि अगर आपको एमपी बनना है तो बैंकक्रप्ट नहीं होना है। अगर नॉट अ सिटीजन, फॉर एग्जांपल अक्षय कुमार, ही इज़ नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया, तो वो भी एमपी नहीं बन सकते। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है?
पोजीशन दैट ब्रिंग टू द ऑफिस होल्डर सम फाइनेंशियल गेन और एडवांटेज और बेनिफिट। जब किसी को फाइनेंशियल गेन अब एडवांटेज बेनिफिट मिल रहा है तो वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंडर ही आता है। आर्टिकल 102 और आर्टिकल 191 स्टेट दैट एमपी एमएलए एंड एमएलसी इज बार्ड फ्रॉम होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। जो भी एमपी एमएलए एमएलसी हैं वो उनको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करने की परमिशन नहीं है। Reason: removing conflict between the duties and interest of an elected member। कि अगर उनको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वो अपना होल्ड करेंगे तो फिर उनका पर्सनल इंटरेस्ट भी आ जाएगा, फिर वो अपनी ड्यूटीज़ नहीं करेंगे अच्छे से, इसीलिए। प्लीज 2019 में क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है। द पार्लियामेंट प्रिवेंशन ऑफ डिसक्वालिफिकेशन एक्ट 1959 एक्सटेम्ड सेवरल पोस्ट फ्रॉम डिसक्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। कुछ पोस्ट हैं जिसको डिसक्वालिफिकेशन ऑफ ऑन द ग्राउंड ऑफ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के नाम पे, हाँ, ये जो एक्ट है इसके अकॉर्डिंग कुछ जो पोस्ट हैं उसको एक्सटेम किया हुआ है, मतलब उनको छूट मिली हुई है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में वो काउंट नहीं होते। ये स्टेटमेंट 100% ट्रू है। द एबव मेंशन एक्ट वॉज अमेंडेड 5 times. It was a vague statement, but let's see what the third statement say. The term office of profit is well defined in the Constitution of India. No, the office of profit कहीं भी डिफाइन नहीं है, ना तो ये मेंशन ज़रूर है बट डिफाइन नहीं है, ना कॉन्स्टिट्यूशन में ना किसी एक्ट में, इसका कोई डिफाइन नहीं है। तो अगर हम थर्ड ऑप्शन रिमूव करते तो अवर आंसर शुड बी 1 and 2 ओनली। तो येस, दिस एक्ट जो है, जो प्रिवेंशन ऑफ डिसक्वालिफिकेशन एक्ट, इट वॉज अमेंडेड 5 times, इट इज़ ट्रू। आर्टिकल 103 डिसीशन ऑन क्वेश्चन एज टू डिसक्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर। ये जो डिसीशन है कौन लेता है, ये प्रेसिडेंट लेते हैं, बट ये कंसल्ट करते हैं किसकी ओपिनियन पे करते हैं, इलेक्शन कमीशन की, और वो ओपिनियन उन पे बाइंडिंग होते हैं। इफ़ एनी क्वेश्चन अराइज एज टू वेदर अ मेंबर ऑफ ईदर ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट हैज़ बिकम सब्जेक्ट टू एनी ऑफ द डिसक्वालिफिकेशन। अगर क्वेश्चन अराइज होता है कि किसी मेंबर को, चाहे वो लोकसभा से चाहे राज्यसभा से, डिसक्वालीफाई होना है, तो द क्वेश्चन शाल बी रिफर्ड फॉर द डिसीजन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड हिज डिसीजन शाल बी फाइनल। तो ये डिसीजन कौन लेता है, प्रेसिडेंट, और उनका डिसीजन जो होगा फाइनल होगा। Before giving any decision on any such question, the President shall obtain the opinion of the Election Commission and shall act according to such opinion। जब भी प्रेसिडेंट ये डिसीजन लेंगे, इससे पहले वो कंसल्ट करेंगे, ओपिनियन लेंगे किसकी, इलेक्शन कमीशन की, और वो ओपिनियन उन पर बाइंडिंग होगी। Vacating of seats. If a person is elected to both the House of Parliament, he must intimate within 10 days in which house he desired to serve। अगर कोई एमपी है और वो दोनों हाउस, एमपी लोकसभा और राज्यसभा दोनों के लिए चूज़ हो गए, इलेक्ट हो गए, दोनों से जीत गए, दोनों जगह से जीत गए, तो उनको विद इन 10 days उनको डिसीजन लेना पड़ेगा इन विच हाउस ही डिज़ायर टू सर्व, कि वो किस हाउस में रहना चाहते हैं। इन डिफ़ॉल्ट अगर वो डिसीजन नहीं लेते हैं तो इन डिफ़ॉल्ट ऑफ सच इंटीमेशन हिज सीट इन द राज्यसभा बिकम वेकेंट। तो अगर वो डिसीजन 10 दिन में नहीं ले पाए तो उनकी राज्यसभा से सीट वेकेंट हो जाएगी, मतलब उनको राज्यसभा की सीट उनकी चली जाएगी, फिर उन्हें लोकसभा का ही बनना पड़ेगा। और इफ अ सिटिंग मेंबर ऑफ वन हाउस इज ऑल्सो इलेक्टेड टू द अदर हाउस, हिज सीट इन द फर्स्ट हाउस बिकम वेकेंट। और अगर जो पहले से किसी हाउस में मेंबर है, जैसे अगर लोकसभा को वो पहले से मेंबर है और राज्यसभा में जीत गए, तो उनकी पहले जो जिस हाउस में थी वो उनकी वेकेंट हो जाएगी, फिर उन्होंने पहले जिस हाउस में वो सर्व कर रहे थे उनको वो लोकसभा छोड़ना पड़ेगा। अगर वो राज्यसभा में पहले सर्व कर रहे थे और लोकसभा के लिए जीत गए तो उनको राज्यसभा की सीट खाली करनी पड़ेगी। If a person is elected to 2 seats in a house, he should exercise his option for one। अगर वो एक ही हाउस में, जैसे लोकसभा में 2 सीट जीते तो उन्हें एक के लिए चूज़ करना पड़ेगा, अदरवाइज बोथ सीट बिकम वेकेंट। ऐसा अगर वो नहीं चूज़ करेंगे तो उनकी दोनों सीट चली जाएंगी, क्योंकि फिर ये तो लालच हो गया ना, तो इसलिए उनकी दोनों सीट चली जाएंगी। A person cannot be a member of both the parliament and state legislature at the same time। और जैसे कि पार्लियामेंट के मेंबर है, चाहे लोकसभा या राज्यसभा किसी के भी मेंबर है, एमपी हैं, और साथ में वो एमएलए बन गए स्टेट लेजिस्लेचर में, तो
MLA या MLC बन गए एट द सेम टाइम, तो क्या होगा, इफ़ अ पर्सन इज सो इलेक्टेड हिज सीट इन द पार्लियामेंट बिकम वेकेंट, अगर तो उनकी वो सेंट्रल लेवल की सीट जो होगी पार्लियामेंट की, वो उनकी सीट चली जाएगी और स्टेट की रह जाएगी। बिकम वेकेंट इफ़ ही डज नॉट रिज़ाइन हिज सीट इन द स्टेट लेजिस्लेटर विद इन 14 डेज, अगर उन्हें अपनी MLA या MLC की सीट नहीं छोड़ी 14 दिन के अंदर, तो उनकी सीट चली जाएगी पार्लियामेंट से। जब स्टेट और पार्लियामेंट की बात होती है तो 14 दिन मिलते हैं, जब लोकसभा और राज्यसभा में अगर आपको चूज़ करना पड़े तो सिर्फ 10 दिन मिलते हैं। सेशन ऑफ पार्लियामेंट, द प्रेसिडेंट शाल फ्रॉम टाइम टू टाइम समन ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट टू मीट एट सच टाइम एंड प्लेस एज ही थिंक्स फिट। प्रेसिडेंट क्या करते हैं, कभी मतलब सम्मन मतलब सेशन को बुलाना, तो ये काम किसका होता है, प्रेसिडेंट का होता है। वो जब चाहे पार्लियामेंट को बुला सकते हैं किसी भी टाइम पे और किसी भी वक्त पे एज ही थिंक्स फिट। मैक्सिमम गैप कितना, 3 सेशन होते हैं, बजट सेशन, मॉनसून सेशन और विंटर सेशन, और किन्हीं भी 2 सेशन के बीच में 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं हो सकता है। जो सेशन होता है अगर उसको एंड करना है तो प्रेसिडेंट करते हैं, और अगर तो उसको क्या बोलेंगे, प्रोरोगेशन, और उसको क्या बोलेंगे हम, प्रोरोगेशन। और जब एक सेशन सिटिंग, जब पार्लियामेंट में हर दिन सिटिंग होती है तो उसको एंड कौन करते हैं, प्रिसाइडिंग ऑफिसर, उसको क्या बोलते हैं, एडजर्न बोलते हैं, एडजर्न बोलते हैं। और अगर किसी बिना टाइम बताए उन्होंने सिटिंग ख़त्म कर दी पार्लियामेंट की प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने, तो उसको बोलते हैं एडजर्न साइन डाई। टेन्योर ऑफ MP एंड ओथ एंड अफर्मेशन, लोकसभा में जो MP होते हैं वो 5 ईयर्स का होता है, राज्यसभा में MP जो होता है 6 ईयर्स का होता है। लोकसभा जो होती है वो डिज़ोल्व होती है, हो सकते हैं, लेकिन राज्यसभा जो होती है कभी भी डिज़ोल्व नहीं होती है। और जो ओथ एंड अफर्मेशन है इनकी किस में दी हुई है, शेड्यूल 3 में दी हुई हैं। थैंक यू, दैट्स इट। आज हमारा लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक करिए एंड प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।